मेरा डिसीजन हाँ भी है और ना भी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये नया आईपीओ आया है बाजार में, बनाता है फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के लिए। क्या आप ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? वो तो वक्त ही बताएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इस पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों इसकी कुछ बेसिक डिटेल ये है कि ये फाउंड हुई थी 1981 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नारायण सुरेश कृष्णन। इसकी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसकी पहली स्ट्रेंथ ये है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड दिन ब दिन इंडिया में बढ़ रही है। दोस्तों दूसरा इसका ये फायदा ये है कि को गवर्नमेंट सब्सिडीज का फायदा मिलता है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके सपोर्ट में है। तीसरा कि सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेट फर्टिलाइजर है इंडिया का, यानी जितने भी फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इंडिया में बनते हैं तो दूसरे नंबर का प्रोडक्शन ये कंपनी करती है, जो कि इसके लिए अच्छी बात हो जाती है। जो इंडिया का टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है फॉस्फेट वाला, उसका 14% ये करती है। दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट है, तब भी ये 14% ही करती है। दोस्तों इसका अगला फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के बैठी है अपने सप्लायर्स के साथ, यानी जो इसके सप्लायर्स हैं, जो इसके क्रेडिटर्स हैं, जिनसे ये सामान लेती है वो फिक्स है, यानी इसको रॉ मटेरियल के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। दोस्तों इसके पास अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं, इसकी सेल्स हर साल ग्रो होती है। दोस्तों इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी ग्रो होते रहते हैं। तो ये कंपनी क्या अच्छी है उसको जानने से पहले आप इसकी ज़रा वीकनेस तो सुनिए। इसकी पहली वीकनेस ये है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे हाईली डिपेंडेंट है, जो कि ग्रो कर तो रहा है लेकिन लगता नहीं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर पे सस्टेनेबिलिटी, देखो एग्रीकल्चर में मानता हूँ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर से ग्रोथ लाना बड़ी मुश्किल है। एग्रीकल्चर से जो ग्रोथ होती है यानी प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं फार्मर्स के, और काफ़ी सारे फार्मर्स इसको क्विट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर एग्रीकल्चर पे इंडस्ट्री डिपेंड करेगी, अगर एग्रीकल्चर में कुछ ख़राब हुआ तो इस इंडस्ट्री और इस कंपनी के साथ भी ख़राब होगा, और अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हुआ तो इस कंपनी के साथ भी अच्छा होगा। दोस्तों इसका बिजनेस साइक्लिकल है। साइक्लिकल का मतलब ये है कि कुछ सीजन्स के लिए बिजनेस चलता है, हर सीज़न में नहीं चलता। जिस सीज़न में क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, जिस सीज़न में बाढ़ आ जाती है, जिस सीज़न में क्रॉप्स को फर्टिलाइजर्स की नीड नहीं होती यानी कम होती है क्रॉप्स, तो उनमें फर्टिलाइजर्स की नीड नहीं पड़ती ज़्यादातर फार्मर्स को, तो वहाँ पे इस कंपनी को मात खानी पड़ जाती है। दोस्तों काफ़ी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ये कंपनी डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग, सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग, तो ये कंपनी का क्या होगा कोई नहीं जानता। दोस्तों इसकी सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उड़ीसा में, जहाँ पे इसको काफ़ी एडवांटेज है। अगर वो वहाँ पे और प्लांट बढ़ाए तो उसको काफ़ी आसानी होगी अपने माल को सप्लाई करने में, लेकिन वहाँ सिर्फ इसका एक ही प्लांट है, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो जाती है। दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी सारी आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस हैं, यानी काफ़ी सारे लॉसूट इनके प्रमोटर्स, इनके डायरेक्टर्स और इस कंपनी पर फाइल्ड हैं, और वो अभी भी सॉल्व्ड नहीं हुए हैं। दोस्तों इसके कस्टमर्स काफ़ी लिमिटेड हैं, यानी कुछ 5 या 10 कस्टमर्स ही इसके पास हैं, और इसका जो इंडिया में 14 स्टेट्स में ही पैर जमा हुआ है। एक और दिक्कत ये है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में पकड़ी गई है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कि अपने लोगों को कम में सामान बेचना, और अपने लोगों को अगर ये कम में सामान बेचती रहेगी तो प्रॉफिट कैसे कमाएगी, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो शेयर होल्डर्स को कैसे मजा आएगा। दोस्तों इसकी बोरोइंग्स जो है 1251 करोड़ की है, जो कि इस कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, और इतनी बोरोइंग होना सही बात नहीं नज़र आती है इस कंपनी के लिए। दोस्तों इसके लेंडर्स जो हैं, जो जिन्होंने इसको लोन दिया है, उन्होंने कई सारी कंडीशंस भी डाल रखी हैं इस कंपनी के ऊपर।
काफ़ी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं कि आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते, आप वैसा बिजनेस नहीं कर सकते, आप ये रिस्क नहीं ले सकते, आप वो रिस्क नहीं ले सकते। तो इन कंडीशंस की वजह से वो अपनी ग्रोथ करने में मुश्किल आएगी और इन कंडीशंस को हटाने के लिए यानी अपनी बोरोइंग को पे करने के लिए ये IPO ला रही है। तो दोस्तों ये IPO लाया जा रहा है एक खास मकसद से जिसका नाम है बोरोइंग की पेमेंट एंड प्री पेमेंट करना, ठीक। और इसमें दूसरा जो यूज़ बता रहे हैं वो कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है और तीसरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्हें डालना है, तो उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं इसकी कुछ बिडिंग डिटेल्स। तो इसकी बिडिंग डिटेल्स ये हैं कि ओपन होगा 17 मई को और क्लोज हो जाएगा 19 मई को। इसका जो प्राइस बैंड रहेगा वो 39 से 42 रुपीज़ के बीच में रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो 13,650 रुपीज़ का है। दोस्तों इश्यू साइज इसका 1501 करोड़ का रहने वाला है, जो कि इस कंपनी के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। दोस्तों इसका लॉट साइज रहेगा, एक लॉट में आपको 350 शेयर्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं फाइनल डिसीजन पे कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों मेरा डिसीजन हाँ भी है और ना भी। कैसे? ना अभी है जब तक LIC का IPO लिस्ट नहीं होता। डिपेंड करता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, वो सिर्फ LIC पर। अगर LIC की लिस्टिंग अच्छी है तो हमें अप्लाई करना है, LIC की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो अप्लाई मत करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही है तो बाद में कर लेना, सस्ती मिल जाएगी। अगर LIC की IPO की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो बाद में कर लेना, आपको सस्ती मिल जाएगी, ठीक। तो वैसे वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं इस कंपनी के, लेकिन नई कंपनी है, फर्टिलाइज़र बनाती है। क्या फर्टिलाइज़र्स में आपकी रुचि है? क्या आप एज अ बिजनेसमैन इस बिज़नेस को देख पा रहे हैं? तभी आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करिए। बाकी लिस्टिंग गेन्स के लिए तो सभी बैठे ही हुए हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को एक सही थॉट के साथ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल कॉमर्स मेंटी को ऐसी कमाल की वीडियोज़ आगे पाते रहने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।